आज हम एक ऐसे अदालती मामले की गहराइयों में उतर रहे हैं जो शुरू तो हुआ एक मठ की जमीन के विवाद से, लेकिन जिसने भारत की सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मतलब आमने सामने लाके खड़ा कर दिया। सोचिए, एक तरफ जनता की चुनी हुई एक ताकतवर सरकार और दूसरी तरफ संविधान की रक्षा की शपथ लिए हुए जज। और सवाल सवाल सिर्फ एक, क्या संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो संविधान की आत्मा को ही बदल दे? बिल्कुल। और यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो केशवानंद भारती मामले के केंद्र में था। हमारे पास इस केस से जुड़े अदालती दस्तावेजों के कुछ अंश हैं जो दिखाते हैं कि ये बहस कितनी जबरदस्त थी। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र की तकदीर तय करने वाली एक वैचारिक लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दांव पर सब कुछ लगा था। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे केरल के एक सुदूर मठ का जमीनी विवाद भारत के सबसे बड़े संवैधानिक सिद्धांत की जन्मभूमि बन गया। तो कहानी शुरू होती है केरल के कासरगोड जिले के एडनीर मठ से। इसके प्रमुख थे केशवानंद भारती। केरल की सरकार ने शायद 1969 में भूमि सुधार के लिए कुछ काफी सख्त कानून बनाए थे, जिसके तहत मठ की हजारों एकड़ जमीन का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जा रहा था। हाँ बिल्कुल। तो केशवानंद भारती ने 21 मार्च 1970 को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील ये थी कि ये कानून उनके अनुच्छेद 25 और 26 मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 और 31 यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। तो पहली नजर में तो ये एक मठ और राज्य सरकार के बीच जमीन का सीधा साधा विवाद लगता है। लेकिन ये मामला सिर्फ जमीन तक ही तो सीमित नहीं रहा। ये एक बहुत बड़े राष्ट्रीय टकराव का हिस्सा बन गया है ना। इसके पीछे एक पूरा इतिहास था, एक तरह का कह सकते हैं शीत युद्ध जो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1967 में उस साल सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया था। 11 जजों के बेंच ने कहा था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है ही नहीं। और यह फैसला उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अच्छा। तो एक तरफ अदालत कह रही थी कि आप मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकते, और दूसरी तरफ सरकार अपना समाजवादी एजेंडा जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण या प्रिवी पर्स का खात्मा उसे आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत थी। एकदम गोलकनाथ फैसले ने सरकार के हाथ एक तरह से बांध दिए थे। इसीलिए जब केशवानंद भारती का केस अदालत में आया तो सरकार ने इसे एक मौके के तौर पर देखा, और इसी दौरान सरकार ने एक के बाद एक 3 बड़े संवैधानिक संशोधन पास कर दिए, 24वां, 25वां और 29वां। और ये कोई मामूली संशोधन तो नहीं थे, ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की ताकत को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल। 24वें संशोधन ने संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की असीमित शक्ति दे दी, और इसमें मौलिक अधिकार भी शामिल थे। 25वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया और कहा कि अगर सरकार कोई कानून नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाती है तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और 29वें संशोधन ने तो केरल के उन्हीं भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया ताकि उन पर कोई अदालती समीक्षा ही ना हो सके। हाँ बिल्कुल। तो एक झटके में केशवानंद भारती का जमीन का मामला अब इन 3 संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाला मामला बन गया। हाँ, अब सवाल ये नहीं था कि मठ की जमीन बचेगी या नहीं, सवाल ये बन गया था संविधान बड़ा है या संसद। सही कहा। और अब असली संवैधानिक लड़ाई शुरू हुई। बहस का जो केंद्र था वो था अनुच्छेद 368, जो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है। सरकार की तरफ से जो दलील दी गई, और उस समय के बहुत बड़े वकील एचएम सीरवई ने यह पक्ष रखा कि संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित है। उनके तर्क के हिसाब से संशोधन शब्द का मतलब है संविधान के किसी भी हिस्से को जोड़ना, हटाना या पूरी तरह से बदल देना। लेकिन एक मिनट, इस तर्क का मतलब तो बहुत गहरा है। अगर संसद की शक्ति असीमित है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सैद्धांतिक रूप से भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर एक राजशाही या तानाशाही में बदल सकती है? क्या वो चुनाव खत्म कर सकती है? हाँ, और बहस के दौरान ये सवाल सीधे सीधे उठा भी था। सरकार का पक्ष असल में यही था कि हाँ, सैद्धांतिक रूप से संसद ऐसा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ऐसा चाहते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए।
उनका मानना था कि न्यायपालिका को संसद के काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये तो मतलब लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक विचार है। दूसरी तरफ क्या दलील थी? केशवानंद भारती का पक्ष किसने रखा? उनका पक्ष रखा था उस दौर के महानतम वकीलों में से एक नानी पालखेवाला ने। और उनकी दलील बहुत सरल थी लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, उसे नष्ट करने की नहीं। आप किसी चीज को सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन आप उसे इस हद तक नहीं बदल सकते कि वो अपनी पहचान ही खो दे। अच्छा, जैसे आप एक इमारत की मरम्मत कर सकते हैं, उसमें नए कमरे बना सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव को ही नहीं गिरा सकते। बिल्कुल यही सादृश्य उन्होंने इस्तेमाल किया था। पालकीवाला ने तर्क दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है, एक बुनियादी पहचान है, जिसे संसद भी नहीं छू सकती। इसमें लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का बंटवारा और कानून का शासन जैसी चीजें शामिल हैं। अगर संसद को इस ढांचे को भी बदलने की शक्ति दे दी गई तो ये संविधान के साथ एक धोखा होगा। तो यहाँ टकराव दो बड़े विचारों का था। एक तरफ संसदीय संप्रभुता, मतलब संसद ही सर्वोच्च है, और दूसरी तरफ संवैधानिक सर्वोच्चता, यानी संविधान सबसे ऊपर है, संसद भी उसके नीचे है। और इसी टकराव को सुलझाने के लिए भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जज। इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली, जो आज भी सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबी सुनवाई मानी जाती है। कहते हैं कि कोर्ट रूम में माहौल इतना तनावपूर्ण होता था कि जब पालखीवाला और सिरवे बहस करते थे तो सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे जाती थी। ये सिर्फ वकीलों की बहस नहीं थी, ये भारत के भविष्य की दिशा पर एक राष्ट्रीय बहस थी। और 68 दिनों की इस मैराथन सुनवाई के बाद 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया, और वो भी कोई एक तरफा फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। फैसला इतना करीबी था कि उसने इतिहास बना दिया। 7-6 के बहुमत से सिर्फ एक जज के वोट ने भारत के संवैधानिक भविष्य की दिशा तय कर दी। मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी और 6 अन्य जजों ने बहुमत का फैसला लिखा, जबकि 6 जज इससे असहमत थे। तो क्या था वो ऐतिहासिक फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया? उस एक वोट के अंतर ने आखिर क्या तय किया? देखिए, बहुमत का जो फैसला था वो एक शानदार संतुलन था। अदालत ने सरकार की बात भी रखी और याचिकाकर्ताओं की भी। अदालत ने माना कि संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। तो इस तरह उन्होंने गोलकनाथ केस के फैसले को पलट दिया, जो सरकार चाहती थी। अच्छा, तो ये तो सरकार के लिए एक जीत हुई। हाँ, पर सिर्फ आधी जीत। इसके बाद अदालत ने वो शर्त जोड़ी जिसने भारतीय कानून को हमेशा के लिए बदल दिया। अदालत ने कहा, लेकिन संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करने या बदलने के लिए नहीं कर सकती। यहाँ पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो अदालत ने एक तरह से संसद के हाथ में एक रबड़ तो दिया, पर यह भी कह दिया कि आप संविधान को मिटाकर कुछ नया नहीं लिख सकते। पर ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर, ये अपने आप में थोड़ा धुंधला सा लगता है। क्या अदालत ने साफ साफ बताया कि इस दायरे में क्या क्या आता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अदालत ने जानबूझकर मूल ढांचे की कोई अंतिम या पूरी सूची नहीं दी। जजों का मानना था कि यह एक गतिशील अवधारणा है जो समय के साथ विकसित होगी। लेकिन उन्होंने कुछ उदाहरण जरूर दिए जो संविधान की नींव माने जाते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता, मतलब कोई भी सरकार, कोई भी कानून संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, मतलब देश का प्रमुख चुनाव हुआ होगा और सरकार जनता के वोट से बनेगी, इसे बदला नहीं जा सकता। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। और शक्तियों की बंटवारे जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है, ताकि कोई एक अंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए। इसके अलावा संविधान का संघीय स्वरूप, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मतलब अदालतों का ये अधिकार कि वो संसद के बनाए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकें। तो एक तरह से ये सिद्धांत संविधान के वो खंबे हैं जिन्हें कोई हिला नहीं सकता। एकदम। और जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा था कि इन सभी सिद्धांतों की जो बुनियाद है वो एक ही चीज पर टिकी है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता। इसे किसी भी संशोधन से छीना नहीं जा सकता।
और बाद के सालों में सुप्रीम कोर्ट ने इस सूची में और भी चीजें जोड़ी, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, समानता का अधिकार। तो अब इस फैसले के असर को समझते हैं। एक जमीनी विवाद से शुरू हुआ केस भारतीय लोकतंत्र का रक्षक कैसे बन गया? इसका असल महत्व क्या है? इसकी अहमियत इतनी गहरी है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये फैसला 6-7 से सरकार के पक्ष में आ जाता, इसका मतलब होता कि संसद की शक्ति पर कोई अंकुश ही नहीं रहता। बहुमत वाली कोई भी सरकार संविधान को अपनी मर्जी से किसी भी हद तक बदल सकती थी। मतलब सैद्धांतिक रूप से वो चुनाव की प्रक्रिया को बदल सकती थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर सकती थी, या नागरिकों से बोलने की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से छीन सकती थी। हाँ, और ये सब कुछ संवैधानिक संशोधन के नाम पर कानूनी तौर पर किया जा सकता था। केशवानंद भारती मामले ने इस संभावना पर एक स्थायी रोक लगा दी। इस मूल ढांचे के सिद्धांत ने बहुमत की तानाशाही के ऊपर संविधान की तानाशाही स्थापित की। इसने ये सुनिश्चित किया कि लोकतंत्र सिर्फ बहुमत का खेल न बन के रह जाए, बल्कि ये उन सिद्धांतों पर चले जो संविधान में लिखे हैं। इसका मतलब इसने हमारे लोकतंत्र को एक तरह का सुरक्षा कवच दे दिया। बिल्कुल। इस फैसले ने 4 बड़े काम किए। पहला, इसने लोकतंत्र की रक्षा की। दूसरा, इसने नागरिकों के अधिकारों को एक स्थायी सुरक्षा दी। तीसरा, इसने सरकार के तीनों अंगों के बीच एक संतुलन बनाया। और चौथा, इसने ये स्थापित किया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, कोई सरकार नहीं। इसीलिए ये सिर्फ एक अदालती फैसला नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा है। क्या इस सिद्धांत का इस्तेमाल बाद में कभी हुआ? कोई ऐसा उदाहरण है जहां अदालत ने इस सिद्धांत के आधार पर किसी बड़े कानून को रद्द किया हो? कई बार हुआ है। सबसे ताज़ा और बड़ा उदाहरण 2015 का है। संसद ने 99वां संविधान संशोधन पास करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन किया था, जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि इस संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, उसका उल्लंघन करता है। अगर केशवानंद भारती का फैसला ना होता तो अदालत के पास ऐसा करने की शक्ति ही नहीं होती। तो संक्षेप में, केशवानंद भारती मामले ने एक लाइन में भारतीय संवैधानिक कानून को परिभाषित कर दिया। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकती। ये एक सरल से दिखने वाली लाइन है, लेकिन इसके पीछे सत्ता के संतुलन, नागरिक अधिकारों और लोकतंत्र के भविष्य की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। सिर्फ अदालतों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति, एक मठ की लड़ाई पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की लड़ाई बन गई। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये हमारे लिए एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाता है। जैसा हमने कहा, अदालत ने मूल ढांचे की कोई अंतिम सूची नहीं दी। इसका मतलब है कि संविधान की आत्मा को परिभाषित करने का काम आज भी जारी है। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे समाज बदलता है, चुनौतियां बदलती हैं, क्या संविधान के मूल सिद्धांतों की हमारी समझ भी बदलनी चाहिए? और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मूल ढांचे की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी और कैसे होगी?